Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. थॉमस हॉब्स इंग्लिश फ़िलासफ़र है और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फ़िलासफ़र है. इसे मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का बानी भी कहा जाता है. थॉमस हॉब्स 1588 में इंग्लैंड का एक शहर है वेस्टपोर्ट, वहाँ पे उसकी पैदाइश हुई है और फिर 1679 में इसकी डेथ हुई है. इसकी सबसे अहम जो पॉलिटिकल साइंस में कंट्रीब्यूशन है वो इसकी बुक है लिवियाथन, जो इसने 1651 में लिखी. असल में ख़ुद भी थॉमस हॉब्स ये एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के साथ इसका ताल्लुक़ था, बादशाह के बहुत ज़्यादा करीब था, तो इस वजह से पॉलिटिकली ये प्रैक्टिकल इंसान था. तो इसी वजह से इसने जो कुछ फील किया उसी के मुताबिक इसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी फॉर्मेट हुई है. यानी अगर इसका हम टाइम देखें तो ये वो टाइम था जब बरतानिया में सियासी हालात इंतहाई ज़्यादा कशीदा थे. आए दिन बगावतें हो रही होती थी, बादशाह के पास कोई प्रॉपर उसके पास इख्तियारात नहीं थे, जिसके पास भी थोड़ी सी ताकत होती वो हुकूमत के ख़िलाफ़ चढ़ाई कर दिया करता था. तो ऐसे में ये सारे हालात वो थे कि जिसे जहन में रखकर थॉमस हॉब्स ने अपनी फ़िलासफ़ी फॉर्मेट की है. तो अब हम देखते हैं थॉमस हॉब्स के आइडियाज़. थॉमस हॉब्स के आइडियाज़ में जो पिलर का आइडिया है, जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल आइडिया है, वो है थॉमस हॉब्स की थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. फिर उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का. तो ये दो आइडियाज़ इंतहाई ज़्यादा अहम हैं. अगरचे बाद में टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वो भी हैं इसने दिए हैं, लेकिन जिससे थॉमस हॉब्स मशहूर हुआ है या थॉमस हॉब्स का जिसकी वजह से नाम है वो है थॉमस हॉब्स का आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तो आइए अब हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है. तो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को देखने से पहले 3 एजम्पशंस हैं वो हमारे जहन में होना ज़रूरी है. जब ये 3 एजम्पशंस जहन में होंगे तो हम बड़ी आसानी से थॉमस हॉब्स को भी समझ लेंगे, जॉन लॉक को भी समझ लेंगे और रूसो को भी समझ लेंगे. ये 3 एजम्पशन है. नंबर फर्स्ट इसका है स्टेट ऑफ नेचर. मतलब ये जो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थॉमस हॉब्स ने दी है, जॉन लॉक ने दी है, रूसो ने दी है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहली एजम्पशन जहन में होना चाहिए कि स्टेट ऑफ नेचर, इंसान जब इब्तदाई इंसान इस दुनिया में आए थे तो वो किस हालत में रह रहे थे, वो स्टेट ऑफ नेचर थी. दूसरे नंबर पर कॉन्ट्रैक्ट और तीसरे नंबर पर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट और सोसाइटी. ये 3 इसकी एजम्पशंस हैं. तो इन तीनों एजम्पशंस पे ही इनके आइडियाज़ चलेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थॉमस हॉब्स की. तो थॉमस हॉब्स ने जो हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है उसमें इसने जो स्टेट ऑफ नेचर अपनी वाज़ह की है, यानी वो इब्तदाई फितरी कंडीशन जिसमें इंसान रहे हैं वो कैसी है थॉमस हॉब्स की नज़र में. थॉमस हॉब्स की नज़र में इब्तदाई जो इंसान थे या इब्तदाई जो स्टेट ऑफ नेचर थी उसमें इंसान इंतहाई ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड था, इगोइस्टिक था, सेल्फिश था. मतलब उसके यहाँ, थॉमस हॉब्स के यहाँ एक ही इंसान का जज्बा जो है वो सबसे ज़्यादा कारफरमा नज़र आता है. वो ये है कि इंसान सेल्फ सेंटर्ड था. वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने ईगो के लिए वो कुछ भी कर देता, दूसरों को नुकसान भी पहुंचा देता, तो उसके लिए इसमें कोई मसला नहीं था. लिहाजा उसके ये अल्फाज हैं और बड़े अहम अल्फाज हैं स्टेट ऑफ नेचर के बारे में थॉमस हॉब के. स्टेट ऑफ नेचर इज़ अ वॉर अगेंस्ट एवरी मैन अगेंस्ट एवरी वन, इन विच द लाइफ ऑफ मैन इज सॉलिटरी, पुअर, nasty, brutish,
एंड शॉर्ट, ये उसका नक्शा है, ये थॉमस हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर का, कि जिसमें हर चीज ही गलत हो रही है, सब कुछ गलत है, हर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की खातिर जो चाहे वो कर रहा है, उसे किसी का कोई एहसास नहीं है। तो ऐसे में थॉमस हॉब्स जो वो कहता है कि ऐसे में इंसान का जो सबसे अहम जज्बा जो कार फरमा था वो ये था कि वो उसका जो सबसे अहम राइट था वो सेल्फ प्रिजर्वेशन था, मतलब अपनी लाइफ को सिक्योर करना। यानी आप ये समझ लें कि एक जंगल का कानून है जिधर हर इंसान जो चाहे मर्जी कर रहा है, जितनी उसके पास ताकत है तो अपनी ताकत के मुताबिक वो दूसरों पर गलबा पा रहा है। तो ऐसे में ज़ाहिरी बात सेल्फ प्रिजर्वेशन, राइट ऑफ लाइफ, ये सबसे ज़्यादा अहम था। दूसरे नंबर पर वो कहता है कि टू डू और जज एनीथिंग फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपनी सिक्योरिटी के लिए आप जो समझते हैं मुनासिब वही आपने करना है। और तीसरे नंबर पर उसकी नज़र में इंसान का जो नेचुरल लॉ था, ये तो इंसान की कंडीशन थी, लेकिन एक नेचुरल लॉ था, उसके मुताबिक इंसान चाहता था कि इर्द गिर्द पीस कायम हो, अमन कायम हो, ना कि यही वो स्टेट ऑफ नेचर की कंडीशन रहेगा जिसमें हर इंसान एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा, एक दूसरे के खिलाफ उसने हथियार उठाए हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन ना हो, पीस हो। इसके साथ साथ थॉमस हॉब्स का ये भी कहना था कि इंसान में दो जज्बे कार फरमा है। नंबर 1 जो जज्बा है वो है मोहब्बत का, और दूसरे नंबर पर नफरत का। उसके मुताबिक ये अच्छाई और बुराई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, असल जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, अच्छाई और बुराई का जज्बा। मतलब आपकी नज़र में जो चीज़ अच्छी है तो वो अगर दूसरे के लिए बुरी है तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, आपके लिए जो चीज़ बुरी है वो दूसरे के लिए अच्छी है तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। इसी वजह से इंसान इब्तिदा से ही आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते आ रहे हैं, झगड़ते आ रहे हैं। तो ये एक स्टेट ऑफ नेचर, इंतहाई ड्रानी किस्म की स्टेट ऑफ नेचर, जिसे हम कह लें कि ये जंगल लॉ था, जंगल की तरह का बिल्कुल ये था। तो अब इस स्टेट ऑफ नेचर से इंसान निकलना चाहता था फॉर द सेक ऑफ पीस। तो उसके लिए इंसान ने क्या किया? इंसान ने उसके लिए ये किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, तमाम इंसानों ने आपस में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक मुआहदा किया जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक क्योंकि पीस इस्टेब्लिश करना है तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस के लिए ज़रूरी है कि अपने में से कोई हुक्मरान चुना जाए जो कि लॉज इन्फोर्स करें, जो अपनी रिट को कायम करे और मुआशरे में बदअमनी जो है उसे ख़त्म कर दे। तो अब ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और एक हुक्मरान मुकर्रर कर लिया। अब थॉमस हॉब्स के मुताबिक इस हुक्मरान का बुनियादी मकसद है एक तो इंडिविजुअल लाइफ उसे प्रोटेक्ट करना और दूसरा मुआशरे में पीस कायम करना। तो ये उसके दो काम हैं, तो इसी वजह से उसे हुक्मरान को मुंतखब किया गया है। लेकिन थॉमस हॉब्स के मुताबिक क्योंकि इंसान बाय नेचर बैड है, बुरा है, लिहाजा वो जैसे ही मौका देखता है तो वो बगावत करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में थॉमस हॉब्स अपने मोनार्क को, अपने उस हुक्मरान को जिसे लोगों ने मिलकर चुना है, चूज किया है कि वो उन पर रूल करे और माशरे में अमन व अमान कायम करे, तो ऐसे में थॉमस हॉब्स उसे एब्सोल्यूट अथॉरिटी देता कि वो मुकम्मल ताकत का हामिल है, वो जो मर्जी चाहे कर सकता है, उसके पास इस हद तक इख्तियार है। मतलब एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम जेन बॉर्डिन के बाद इसने दिया। तो इसका मोनार्क, उसके पास एब्सोल्यूट पावर है। अब अगर आप देखें ना कि इसके ज़माने में बगावतें हो रही हैं, बादशाह के खिलाफ नई नई बगावतें हो रही हैं, मसले मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल अपना इन्वायरमेंट इसने अपने जहन में रखा हुआ है, उसी को लेके चल रहा है कि अगर हम बादशाह के पास अथॉरिटी कम देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मसले क्रिएट होंगे। तो इसी वजह से इसने अपने वो बादशाह को
एब्सोल्यूट अथॉरिटी दी है। तो लिहाजा यही जैसे ही ये एग्रीमेंट हुआ उसके बाद स्टेट वजूद में आई। तो स्टेट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट और सोसाइटी वो उसी कॉन्ट्रैक्ट के बाइस वजूद में आई। अब थॉमस हॉब्स का ये कहना है कि जो बादशाह हमने मुंतखब कर लिया है, अवाम ने मुंतखब कर लिया, अवाम उसे उतार नहीं सकती। वो चाहे अवाम के साथ जो मर्जी सलूक करे, अवाम के पास राइट नहीं है। अलबत्ता ये हो सकता है कि अवाम अगर उसके खिलाफ कामयाब बगावत करने में कामयाब हो जाए, तो ऐसे में वो कहता है कि ठीक है भाई, फिर अवाम जो भी बंदा आगे आए वो रूल कर सकता है, नहीं तो अदरवाइज नहीं। अगर बादशाह ने बगावत को कुचल दिया, वो चाहे जितने मर्जी लोगों को मार दे, कोई मसला नहीं। तो ये है कि असल अथॉरिटी जो है वो अब बादशाह के पास ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इबहाम है उसकी, इसकी इस थ्योरी में। एक तो इंसानी नेचर को उसने बैड करार दे दिया, और फिर बाद में अगर इंसानी नेचर बैड है तो नेचुरल लॉज में ये कैसे हो सकता है कि पीस कायम करने की सलाहियत हो। तो ये इटसेल्फ दोनों कॉन्ट्रोडिक्शन है। फिर लोगों ने पीस की इस्टेब्लिशमेंट के लिए बादशाह को चुना, लेकिन बादशाह के पास अब इतनी ज़्यादा अथॉरिटीज़ आ गई हैं कि वो जो चाहे मर्जी करे। तो ये भी एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन है कि लोगों ने पीस इस्टेब्लिशमेंट के लिए उसे चुना, लेकिन वो चाहे अब इन पे जुल्म करे, सितम करे, जो मर्जी करे, चाहे इनके राइट्स को वायोलेट करे, तो थॉमस हॉब्स के मुताबिक उसके खिलाफ बगावत नहीं की जा सकती। तो ये इसका है थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम इसका देखते हैं नेक्स्ट, इसका जो सिलसिला है वो है एब्सोल्यूट सोवरेनिटी का। एब्सोल्यूट सोवरेनिटी में पहले हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इसने कौन कौन सी दी हैं। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में ये अरिस्टोटल के साथ एग्री करता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 1 मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नंबर 2 एरिस्टोक्रेसी एंड नंबर 3 डेमोक्रेसी। तो ये मोनार्की के हक में है, इसके बरक्स एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इसका कहना है कि मोनार्की में क्योंकि पावर डिवाइड नहीं होती, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी की तरह पावर डिवाइड नहीं होती, एक जगह मुर्तकज होती है, इसलिए डिसीजंस लेना भी आसान होते हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी करना आसान होता है। तो इसकी नज़र में ये मोनार्कियल सिस्टम दी बेस्ट सिस्टम है। और इसमें भी वो कहता है कि बादशाह वो नहीं जिसके पास थोड़ी सी पावर हो, बल्कि बादशाह वो है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर हो, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का हामिल हो। तो ऐसा बादशाह उसकी नज़र में बेहतरीन बादशाह है, नहीं तो कम पावर वाला बादशाह इसकी नज़र में कोई अहमियत का हामिल नहीं है। तो ये इसका नज़रिया है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का, जो कि इसने अपनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में बताया है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका असर जो है थॉमस हॉब्स का असर किस हद तक है, कितना हमागीर है। आप देख सकते हैं कि इसका असर पहले तो इसने जो एक्सट्रैक्ट किया है, मतलब जिन दानश्वरों को इसने अपना आइडियल करार दिया है, उसमें मैकियावेली सबसे अहम है, उससे बहुत ज़्यादा मुतासर था, अरिस्टोटल से बहुत ज़्यादा मुतासर था, जेन बॉर्डन जो इसका हम असर ही था, इसके करीबी ज़माने में था, उसके आइडिया से बहुत ज़्यादा मुतासर था। लेकिन इसका असर इसने जो लोगों पे असर किया वो इसका बहुत हमागीर है। हमारे यहाँ रियलिस्ट जितना भी डिस्कोर्स है उसमें थॉमस हॉब्स की अहमियत चोटी की है। इसकी जो बुक लिवियाथन है, लिवियाथन ये असल में हम मॉन्स्टर को कहते हैं कि आपने एक दफ़ा बादशाह को चुन लिया है तो अब आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, उस मॉन्स्टर के खिलाफ नहीं जा सकते, वो एब्सोल्यूट पावर का हामिल है, तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। यही वजह है कि मौजूदा ज़माने में इसकी रियलिस्ट थिंकिंग के बायस रियलिस्ट पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट बना, जिसके मुताबिक हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इसका बहुत ज़्यादा असर है और इसका पॉलिटिकल साइंस में भी इसका बहुत ज़्यादा असर है। तो ये है इसके बुनियादी आइडियाज़। सिंपली इसे मैं दोबारा प्रिसाइजली अगर बता दूं तो प्रिसाइजली यही है कि थॉमस हॉब्स ने थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट पेश की, उसमें स्टेट ऑफ नेचर में इंसान बैड था
और फिर पीस की इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंसानों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके मुताबिक एक हुक्मरान चुना और फिर एक रियासत कायम की, एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट हुई या एक सोसाइटी कायम हुई जिसमें इंसान फॉर द सेक ऑफ पीस रहने लग गए। तो ये इसका फर्स्ट नज़रिया है। दूसरा नज़रिया टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में इसने मोनार्की को आइडियलाइज किया है, अरिस्टोक्रेसी और जमहूरियत को इसने बिल्कुल बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करार दिया है और मोनार्कियल सिस्टम इसकी नज़र में दी बेस्ट है और वो ऐसा मोनार्कियल सिस्टम जिसमें एब्सोल्यूट सोवरेनिटी बादशाह के पास हो। तो ये इसका ओवरऑल है ये।